हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीएस में। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जो हमारी क्लासेस थी पॉलिटी की वो अभी बाधित हो गई थी 2-3 दिन। उसमें था क्या कि एक तकनीकी समस्या आने की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन अब ये रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। जो हमारी सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, जिसमें हम पॉलिटी समझ रहे थे संविधान को बहुत अच्छी तरह से, उसको अब हम जारी करेंगे और अब कोई भी ब्रेक शायद नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो हमारा राष्ट्रपति वाला पोर्शन है, जो हमारा भाग 5 है, और जो हमारा कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में हम पढ़ रहे थे जिसमें 52 से 78 तक अनुच्छेद हैं। उसमें हमारा राष्ट्रपति जो पहला पार्ट आता है उसको पढ़ रहे थे। और कुछ शक्तियां हम पढ़ चुके थे राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो सकता है, और राष्ट्रपति के जो और पदावधि है, और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, बहुत सारी शक्तियों को हम जान चुके हैं। कुछ शक्तियां राष्ट्रपति की बची हुई हैं और कुछ विशेषाधिकार होते हैं राष्ट्रपति को, तो उनको आज हम समझने वाले हैं। राष्ट्रपति का जो आपातकाल में कौन कौन से उसके प्रावधान होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रपति की जो आपातकाल शक्तियां हैं, आपातकालीन में जो शक्तियां काम करती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपातकाल जो शब्द है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है या किस कंडीशन को हम आपातकाल कहते हैं। तो आपातकाल से आप आशा लगा पा रहे होंगे कोई ऐसी स्थिति जहां पे क्या हो जाता है, कोई आपत्ति। तो आपत्ति कितने प्रकार की हो सकती है जिसको हम आपत्ति के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो वो कई प्रकार की हो सकती है। एक तो क्या है कि हमारा जब भी कहीं पे क्या होता है कि कोई बाहरी देश अगर आक्रमण कर दे हमारे किसी भारत के एक भाग पर या पूरे भारत पर, अगर कोई बाहरी देश या हमारे देश में जो सेना है, हमारा जो सैनिक तंत्र है, वो उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, तो वो वाली कंडीशन आपातकाल की कंडीशन कहलाती है। और ये आपातकाल का पहला प्रकार होता है जिसे हम अनुच्छेद 352 में देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा आपातकाल आता है, वो जो हमारा आपातकाल आता है जिसमें संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाता है, या हम यूं कहते हैं कि जहां वो सरकार होती है किसी राज्य में, वो सरकार ठीक ढंग से काम ना कर रही हो, संवैधानिक रूप से काम ना कर रही हो, तब वो क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना कहते हैं। वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और दूसरा जो आपातकाल होता है उसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और इसको हम 356 अनुच्छेद में पढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है हमारा आपात का, वो हमारा वित्तीय आपात है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है कभी भी। तो ये वित्तीय आपात क्या होता है, इसमें वित्त से संबंधित जब हमारी वित्तीय जो हमारे पास पूंजी होती है वो कम हो जाती है, या कहीं किसी क्षेत्र में या पूरे भारत में अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि वहां पे वित्त की समस्या आने वाली है, तो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इसका प्रावधान हमारा 360 अनुच्छेद में किया गया है। तो 3 प्रकार के हमारे आपातकाल हैं, और तीनों आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं इन्हें हमें समझना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तो असामान्य और असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब असामान्य परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां सामान्य ना हो। उसके बाद 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख, और इसमें पहला जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा उत्पन्न आपातकाल, और ये अनुच्छेद हमारा 352 में है, इसको अभी हमने सुन लिया था। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफलता हो जाती है तो इससे कौन सा, अनुच्छेद 356 आता है। उसके बाद तीसरा हमारा जो आपातकाल है वित्तीय आपातकाल होता है, और 360 अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं, और इन्हें क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, किस किस प्रकार से, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपात है हमारा जो हमारा सैनिक विद्रोह, या कहते हैं बाहरी आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल होता है, उसमें राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 पहले ही जान लेते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है हमारा, 20 में क्या दे रखा है, जो हमारा अगर अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कोई अपराधी व्यक्ति होता है तो अगर दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या उसे संरक्षण प्राप्त है, ये हमारा अनुच्छेद 20 में दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अगर आपातकाल की जो स्थिति होती है उसमें हमारे जो 20-21 अनुच्छेद हैं वो कभी भी जिसे कहते हैं निरस्त नहीं होते हैं।
ठीक है, ये हमेशा लागू रहते हैं और ये विफल नहीं होते या निरस्त नहीं होते हैं, इनको हमेशा लागू रहते हैं ये। और जो अनुच्छेद हैं उनको या तो निम्न कर सकते हैं उन अनुच्छेदों को, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, कहने का मतलब है 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हैं उनको, मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, और सभी जो मूल अधिकार हैं उनको कम भी किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है या उन पर कुछ सीमा लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आपका दे रखा है। उसके बाद इनको छोड़कर और जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। ये प्रावधान किस में दिया है, तो ये प्रावधान आपका 359 अनुच्छेद में है, 359 अनुच्छेद में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, तो आर्टिकल्स को आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं, युद्ध या महा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न आपात। ठीक है, ये वही आपात है जो पहला वाला है हमारा। और इसमें और क्या शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति जी को, उनको देख लेते हैं। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, अगर किसी राज्य में ऐसा होता है कि सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाए या आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां के लिए संसद क्या कर सकती है, जो राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उसके लिए कानून बना सकती है। कौन, संसद। उसके बाद क्या होता है, जो संघ की कार्यपालिका होती है वो शक्ति राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। जो संघ की कार्यपालिका होती है वो राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है अगर आपातकाल की स्थिति होती है तब। ठीक है, सामान्य स्थितियों में ये नहीं होता है। सामान्य स्थितियों में राज्य अपने हिसाब से काम करता है और संघ अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में ये दोनों चीजें हो जाती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति संघ या राज्यों के बीच राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान में परिवर्तन कर सकता है। अब क्या होता है, अगर आपातकाल की स्थिति है तो आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहां पे आपातकाल लागू होगा, वहां पे क्या होगी, अधिक राजस्व की आवश्यकता होगी, वहां पे सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होगी। और कोई सामान्य स्थिति वाला राज्य है तो वहां पे जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल स्थिति है, तो वहां पे हो सकता है कि अगर कुछ कम भी तो दे दिया जाए तब भी काम चल जाएगा। तो वह क्या होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा जो राजस्व आवंटित किया जाता है, या ये कहें कि जो राजस्व का वितरण हो सकता है, तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कौन, हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे कि अगर आपातकाल ऐसा होता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जो राजस्व है उसके वितरण में कमी या बढ़ी कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो ये उनको एक शक्ति प्राप्त है। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा दूसरा आपातकाल है जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं या संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल होता है और इसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल कहे कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। इसमें ये जो प्रावधान होता है, ये जो आपातकाल लागू किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है, तो राज्यपाल सिफारिश करते हैं। राज्यपाल ऐसा कहते हैं राष्ट्रपति से कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है और जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, तब वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति वहां का शासन अपने अधिकार में ले लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं कौन, हमारे राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करते हैं, सारी शक्तियां जो होती हैं वो राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं, जो भी विधायी शक्तियां होती हैं वहां की। लेकिन जो न्यायालय संबंधी शक्तियां होती हैं वो वहां पे जो उच्च न्यायालय होता है उसी के हाथ में रहती हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता है। बाकी जो विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, वो सारी शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं, वो हमारी राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से वहां शासन कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो निर्देश देता है वही कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से ही सारे काम करते हैं। तो आप याद रखेंगे ये हमारा राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, राज्यपाल कहते हैं कि वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति जी तभी उसके बाद क्या करते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो पहले से ही किसके द्वारा चलाया जा रहा होता है, केंद्र के द्वारा, या हम ये कह लें कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा चल रहा है एक तरह से। लेकिन वहां पे भी जो प्रशासक होते हैं, अगर ऐसा आपातकाल लगता है तो वहां पे भी प्रशासक क्या होता है, वो सीधे राष्ट्रपति के कांटेक्ट में आ जाता है और राष्ट्रपति के अनुसार ही काम होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और अनुच्छेद 356 के तहत,
अभी हमने देखा इससे पहला जो आपातकाल है वो 352 अनुच्छेद में है, और ये हमारा जो राष्ट्रपति शासन है ये 356 अनुच्छेद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं इसी में और क्या प्रावधान दे रखे हैं 356 में। ठीक है, इसमें और प्रावधान है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, इसका प्रावधान अभी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे में क्या होता है, जो राज्यपाल होता है वहां पे उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़ देता है, बाकी सभी शक्तियां जो भी विधायी शक्तियां हो चाहे कार्यपालिका शक्तियां हो सभी किसके हाथ में आ जाती हैं, तो वो सभी आ जाती हैं राज्यपाल के हाथ में। ठीक है, और ये अनुच्छेद हमारा किसमें दे रखा है, ये अनुच्छेद 357 में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद यदि लोकसभा अधिवेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय का आदेश दे सकता है। वैसे तो लोकसभा संसद में है, अगर अधिवेशन में होती है तो लोकसभा द्वारा ऐसा पारित हो सकता है प्रस्ताव, लेकिन अगर लोकसभा अधिवेशन में नहीं होती है तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति ऐसा आदेश दे सकते हैं कि जो राज्य की संचित निधि है उससे कुछ धन निकाला जाए, और जो भी धन निकालने का प्रावधान है वो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। ये इनको शक्ति प्राप्त है किसके दौरान, आपातकाल के दौरान, और ये क्या है, राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने का प्रावधान वैसे राष्ट्रपति का किसमें है, 123 अनुच्छेद में है, तो अध्यादेश जारी करने का भी प्रावधान है अगर आपातकाल के दौरान अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उनको लगे कि हमें अध्यादेश जारी करना चाहिए तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान किसमें है, ये हमारा राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति को जो प्रावधान है या राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं उनकी बात कर ली हमने। तो उसके बाद हमारा जो तीसरा आपातकाल आता है वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की कंडीशन क्या होती है, वित्तीय आपात को हमने समझ लिया था स्टार्टिंग में कि वित्तीय आपात का मतलब है वित्त से, वित्त का मतलब हो गया धन। अगर पैसे की कमी हो जाती है किसी देश में या देश के किसी भाग में या किसी राज्य में, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है। अभी तक हमारे भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, और ये लागू होना सही भी नहीं होता है किसी देश के लिए, क्योंकि राष्ट्र की जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र की वैल्यू होती है या जिसे कहते हैं जो उसकी मान्यता है वो कम हो जाती है अगर कभी किसी राष्ट्र के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये सही बात नहीं होती है। उससे क्या होता है, राष्ट्र की जो समृद्धि है उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो ये सही नहीं होता है, और ये अभी तक हमारे संविधान में या हमारे भारत में अभी तक कभी लागू नहीं किया गया है, और लागू होना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो कंडीशंस होती हैं, इसमें कौन कौन से प्रावधान है और कौन कौन से विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि भारत उसके किसी भाग या वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ये करता कौन है, तो राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति को जब ये लगता है कि जो राज्य है, जो भारत है, उसके किसी राज्य में या किसी हिस्से में या पूरे देश में अगर उसको लगता है कि वित्तीय आपात या वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तब ऐसे आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य या संघ के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कमी कर सकता है। और क्या होता है, अगर कभी ऐसा होता है कि जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है या जो उच्च पदों पर अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है इस दौरान। ठीक है, जब भी क्या वित्तीय आपात लागू होता है तो उस कंडीशन में जो हमारे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में, और हमारे जो सर्वोच्च पदों पर जो राज्य के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनके वेतन में कमी या कटौती की जा सकती है, और वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ठीक, तो ये प्रावधान या ये शक्ति प्राप्त होती है किसे, राष्ट्रपति को। उसके बाद तथा धन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का उपबंध कर सकता है। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि जब भी राज्य विधानमंडल कोई धन विधेयक पारित करेगा तो वो धन विधेयक पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जो उस पर विचार करेंगे कि वाकई इतना धन निकलना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में इतने धन की आवश्यकता है या इसमें हम कुछ कटौती कर सकते हैं, जो भी उनका विचार होगा उस हिसाब से उसको उस पर विचार देंगे। ठीक है, और उस पर अपनी बात रखेंगे और वैसा प्रावधान कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं या उस पर रोक भी लगा सकते हैं। ऐसी शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को दी गई है। कोई भी धन विधेयक अगर राज्य विधानमंडल से पारित होता है तब उस पर राष्ट्रपति उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। ये शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को। ठीक है, और ये कौन सी स्थिति में है, जब वित्तीय आपात किसी राज्य में या
पूरे देश में लगा हुआ होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो याद रखना है ये राष्ट्रपति को वित्तीय आपात से संबंधित कुछ प्रावधान है जो उनको प्राप्त है। उसके बाद राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। विवेकीय शक्तियों का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब है हम अपने मन से, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। कुछ तो ऐसे अधिकार है राष्ट्रपति के, अब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कंडीशनल है, जब वैसी स्थिति उत्पन्न होगी तब राष्ट्रपति वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कुछ उसकी विवेकीय शक्तियां भी होती हैं। विवेकीय शक्तियों का मतलब है वो अपने पूर्णता मन पे डिपेंड करते हैं कि उनका मन जैसा करेगा वो वैसा करेंगे, स्थिति कुछ भी हो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो विवेकीय स्थितियां हो सकती हैं या जिनमें राष्ट्रपति अपने मन से काम करते हैं, हम उनको जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियों की बात कर लेते हैं। संविधान में राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियों का प्रावधान नहीं है। पहली बात तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियों के बारे में बताया गया हो। उसके बाद लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो अगर कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में किसी भी दल के नेता को बहुमत प्राप्त ना हो, लोकसभा का चुनाव हो के आता है, तो अगर किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई गठबंधन ऐसा बनता है, ठीक है, पश्चात किए गए गठबंधन चुनाव, सबसे बड़े दल चुनाव पूर्व किसी गठबंधन या चुनाव के पश्चात किए गए किसी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जो उनकी राय में बहुमत के नजदीक हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा में किसी भी नेता को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो उसमें या तो बहुमत दल का नेता कोई जिसको बहुमत नहीं प्राप्त है, या सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा जो दल हो, या फिर गठबंधन के बाद जो सबसे बड़ा दल निकल कर आए उनको, ठीक है, या राष्ट्रपति की, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो भी उनको सबसे बड़ा दल लगे उनको वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये शक्ति पूर्णता राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है, उनके विवेक पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करती है, वो अपनी इच्छा अनुसार ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रावधान आप याद रखेंगे। अगर लोकसभा में किसी भी दल के नेता को बहुमत प्राप्त ना हो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो भी दल उनको बड़ा लगता है, जो भी दल उनको लगता है कि ये बहुमत के नजदीक है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये उनकी विवेकीय शक्ति है। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कोई भी अगर सलाह दी जाती है, कोई मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति क्या है, तो उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। ठीक, तो अगर वो सलाह मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटाई गई है तो वो सलाह जब पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास फिर से पहुंचेगी, उसके बाद राष्ट्रपति को उसे मानना बाध्यकारी हो जाता है। अगर सलाह राष्ट्रपति के पास कोई मंत्रिपरिषद ने सलाह भेजी है और राष्ट्रपति मान लेते हैं तब कोई बात नहीं। अगर उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया गया और पुनर्विचार के लौटाने के बाद अगर वो फिर से आती है तब वो राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। और पुनर्विचार के लिए लौटाना ये पूर्णतः उनके विवेक पे डिपेंड करता है, ये उनकी विवेकीय शक्ति है, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो जो भी सलाह दी गई है या जो भी चीज है उसको वापस करेंगे पुनर्विचार के लिए या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पूर्णतः उनके विवेक पे डिपेंड करेगा या उनके मन पे, उनकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। इसे हमें याद रखना है। ठीक है, ऐसा करने में वह अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। और ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। इसे भी हमें याद रखना है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद आगे देख लेते हैं और कौन सी विवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान किया गया है कि विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। राष्ट्रपति को आप जान चुके हैं, इससे पहले वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर्स पढ़ी थी, वीटो पावर्स क्या थी? राष्ट्रपति को विधेयक पर असीमित अधिकार प्राप्त हैं। असीमित अधिकार का मतलब है राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उस पर कोई भी जवाब नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, जिसको हम जेवी वीटो बोलते हैं। तो राष्ट्रपति को विधेयक पर, अगर कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक तो उस पर मोहर लगा के उसे कानून बना सकते हैं, दूसरा उसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं हम इसको कानून नहीं बना रहे हैं, तीसरा उसको रोक सकते हैं उसके बारे में कोई कि हाँ अभी देख लेंगे, बाद में देखते हैं, उसके बाद बताएंगे,
और चौथा क्या है, उसको कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया उस पर देंगे नहीं। और जो प्रतिक्रिया ना देने वाली चीज है उसको हम जेबी वीटो बोलते हैं, कि उन्होंने अपनी जेब में डाल ली चीज, ठीक है, अब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है और ये पता नहीं है कि प्रतिक्रिया आगे होगी या नहीं होगी, ठीक। और तो ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये उनकी जेबी वीटो है। अतः इस संबंध में राष्ट्रपति को जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये वीटो पावर्स में हमने डिटेल में इसको पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं इससे पहले वाले तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें हमने डिटेल से जो हमारी वीटो पावर्स है उनको पढ़ा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके बाद यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा भंग करने की सलाह देती है, तो ऐसी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कि लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है कोई सरकार, बहुमत खो देने का मतलब ये हुआ अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद क्या होता है, मंत्रिपरिषद ये सलाह देती है राष्ट्रपति को कि लोकसभा भंग कर दी जाए। अगर लोकसभा भंग करने की सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा, तो यहाँ पे जो सलाह है वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, वो पूर्णतः उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, ये उनकी पूर्णतः विवेकी शक्ति है कि वो सलाह मानते हैं, वो लोकसभा को भंग करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपने अनुसार ऐसा कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति ही है। उसके बाद राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार से मतलब ही आप समझ जाते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन से ऐसे विशेष अधिकार हैं जो और लोगों के पास नहीं है। विशेष का मतलब ये होता है कि वो सभी के पास नहीं है या और लोगों के पास नहीं है, तो वो विशेष हो जाते हैं। अब विशेष अधिकार राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और विशेष अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो कौन से विशेष अधिकार हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई भी न्यायिक या दंडिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक है। अब न्यायिक दंडिक कार्रवाई कब नहीं हो सकती है, पहली बात तो एक तो बात यह है कि उन्होंने अगर अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य किया है तो उस कार्य को न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है बाद में। न्यायिक चुनौती का मतलब है उसको न्यायालय में गलत नहीं ठहराया जा सकता है अगर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई कार्य किया है। तो आपको ये याद रखना है, राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों से संबंधित कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख है। तो पहली बात तो इसका उल्लेख किसमें, 361 में किया गया है। जो राष्ट्रपति या राज्यपाल से संबंधित विशेषाधिकार है उनका उल्लेख 361 अनुच्छेद में किया गया है। और इनमें कौन कौन से विशेषाधिकार हैं इनको जान लेते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपालों या राज्य प्रमुखों को अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्य के पालन के दौरान किए गए किसी कार्य को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। अगर उन्होंने अपने पद के दौरान, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा काम किया है तो उसको न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। कुल मिला के राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम न्यायालय नहीं ला सकते खदेड़ के। कहने का मतलब कोई भी उन्होंने कृत्य किया हो उन्हें न्यायालय में खदेड़ के नहीं लाया जा सकता, जैसे और किसी अधिकारी को या और किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को लाया जा सकता है, ठीक। तो ये उनको विशेषाधिकार है। चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, कोई भी मामला हो, उनको न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई उन पर नहीं शुरू की जा सकती, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं जारी किया जा सकता, ये उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक। इन्हीं को हमें पढ़ना है। हालांकि महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति के आचरण की जांच संसद के द्वारा नियुक्त किसी न्यायालय या अधिकरण के निकाय के द्वारा की जा सकती है। अब महाभियोग का जो प्रावधान है उसको हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने महाभियोग वाला पढ़ा था, या एक बार यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा। महाभियोग की प्रक्रिया ये होती है कि अगर महाभियोग लाना है राष्ट्रपति के खिलाफ तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो गई या राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। जो प्रस्ताव है वो लाने के लिए पहले तो चाहिए है कि वहां पे 1/4 जो लोग हैं वो प्रस्ताव लाते हैं। उसके बाद प्रस्ताव जब वहां आ जाता है, जितने भी कुल सदस्य हैं उस सदन के, वो 1/4 लोग उसका अनुमोदन करते हैं। उसके बाद प्रस्ताव आ जाता है और प्रस्ताव आ जाने के बाद 2/3 बहुमत से उस सदन से पास होना चाहिए जिस सदन में प्रस्ताव आया है। 2/3 बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का। कुल सदस्यों का मतलब अगर लोकसभा में आ रहा है तो 545 जो सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का होना चाहिए, ना कि उपस्थित सदस्य। उस दिन कितने भी लोकसभा में आए हों, चाहे 300 लोग ही उपस्थित हुए हों, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें कुल 545 का
कितना चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, उतने लोगों के द्वारा वहां पे पास होना चाहिए, तभी वो पहले सदन में जिसमें प्रस्ताव आता है महाभियोग का, तब वो पहले सदन से पास होगा। उसके बाद पहले सदन से पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में जाने के बाद दूसरा सदन उसके लिए एक समिति का गठन करता है, एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी में क्या होता है, जांच की जाती है कि जो भी महाभियोग का कारण है वो सही है या गलत है। अगर वो कारण सही पाया जाता है तो उसी दिन से क्या होता है, राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, और राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के लिए कोई भी वहां पे आदेश जारी नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में सर्वोच्च है, तो उनसे ऊपर कोई नहीं है जो उनके लिए आदेश जारी कर पाए। इसीलिए क्या होता है, कोई भी आदेश जारी नहीं होता है। अगर दोनों सदनों में ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग के दौरान ही जो अगर राष्ट्रपति के आचरण की जांच की जाती है, और वो जो दूसरे जो हमारा पहले सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में पहुंचता है, जो कमेटी का गठन होता है, तो उसमें क्या हो सकते हैं, किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी निकाय द्वारा इनके आचरण की जांच की जा सकती है महाभियोग के द्वारा, मतलब महाभियोग के दौरान। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, दंडिक कार्रवाई कोई भी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो एक तो हमें याद रखना है कि इनके द्वारा किए गए किसी कार्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता न्यायालय में। आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे हम राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को समझ लेते हैं। विशेषाधिकारों का मतलब क्या हुआ कि वही है जो विशेषाधिकार उनको और प्राप्त है। राष्ट्रपति का किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं होगी। जब भी वो पद पर आसीन होंगे, पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई उन पर नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं निकाला जाएगा। जब भी वो पद पर आसीन होंगे तो कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं जो उनके लिए क्या कर सके, उनका अरेस्ट वारंट जारी कर पाए। ठीक है, कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है कि उनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट आ जाए। तो आपको याद रखना है, कोई भी न्यायालय क्या होगा, उनके लिए कोई दंडिक कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई 2 माह की लिखित सूचना के पश्चात ही प्रारंभ किया जाएगा। और जब वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर कोई सिविल कार्रवाई ऐसी करनी है तो उसके लिए आपको 2 महीने पहले उनको लिखित सूचना देनी पड़ेगी, तब उन पर कोई सिविल कार्रवाई आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जब वो अपने पद पर आसीन होते हैं उस समय तो आप उन पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते, दंडिक कार्रवाई तो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अगर कोई सिविल कार्रवाई करनी है तो सिविल कार्रवाई भी कैसे होगी, 2 माह की लिखित सूचना के आधार पर ही की जा सकती है। ठीक, याद रखना है इसको। ये भी क्या है, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इनमें से कुछ फैक्ट हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो क्योंकि एग्जाम्स का ये है मतलब मीनिंग, सभी क्वेश्चन टफ नहीं रखे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद नहीं आते हो आपको, और कुछ क्वेश्चन बहुत हलवा हलवा होते हैं। हलवा हलवा का मतलब बहुत इजी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान रखे जाते हैं कि आपको ऐसा लगे बहुत इजी है, और उसके बाद आप गलती करने की संभावना और बढ़ जाती है। अगर आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपके पढ़े हुए हैं बहुत आसान है, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन टफ होता है, तो ये संभावना होती है अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें भी कोशिश करेंगे, और शायद हो सकता है आप उसका टिक करें और वो गलत होने की संभावना भी रहती है। तो कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए कुछ आसान और कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में हमें फंसना नहीं है, तो हम जो आसान वाले हैं उनको सही करना है, तो उनको याद भी रखना है। ठीक है, याद रखने के लिए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये बात लगभग सभी को पता है, लेकिन ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनको भी हमें याद रखना है। ठीक है, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, एस राधाकृष्णन, और 1 बार ये राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए हैं। तो इनको भी हमें याद रखना है, कभी पूछ लिया जाए। उसके बाद केवल बीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। बीवी गिरी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ कि 1 बार जो मतगणना की गई उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं जो पार्टियां होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से मतगणना करनी पड़ी, और दोबारा से मतगणना के बाद राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है कि किसके दौरान
2 बार मतगणना करनी पड़ी थी, तो BV गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे। उसके बाद केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे, तो एक बार तो वो चुनाव में ही हार गए, उसके बाद अगली बार क्या हुआ, निर्विरोध चुन लिए गए। ठीक है, निर्विरोध मतलब इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति और खड़ा नहीं हुआ चुनाव में। ठीक, तो इनको भी हमें याद रखना है। ये केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी जो हमारे भारत में है महिला राष्ट्रपति ही है, महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और उनसे पहले कौन महिला राष्ट्रपति, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, तो वो हमें याद रखनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और उसके बाद ये हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे क्योंकि राष्ट्रपति का पद चर्चित है, तो इससे क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। इस राष्ट्रपति वाले चैप्टर को हमने डिटेल में इसलिए पढ़ाया है कि राष्ट्रपति का कोई भी प्रावधान आपसे पूछा जा सकता है। जब भी राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो उनकी पदावधि वैसे 5 साल की है, तो 5 साल के दौरान तो नहीं, लेकिन 1-2 साल में इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी निर्वाचन होता है कि उससे क्वेश्चन उठता रहता है। तो राष्ट्रपति का जो पोर्शन है, राष्ट्रपति का जो चैप्टर है, उससे क्वेश्चन उठने की संभावना बहुत अधिक है, आपका जो राष्ट्रपति वाला भाग है उससे। तो आपको याद रखना है और सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। सारी चीजों को डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप देखेंगे कि आपका चाहे PCS का हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर शायद ना जाए। ठीक है, तो आप पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं और हमारे क्या प्रावधान बचे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेदों को। अनुच्छेद का मतलब क्या है, अभी तक हमने जो डिटेल में राष्ट्रपति जी को पढ़ा उसमें बीच बीच में जो भी अनुच्छेद जिससे संबंधित जो भी प्रावधान आता गया उनको हमने समझ लिया। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे अब हम सारे आर्टिकल्स को देख लेंगे, जिससे अगर डायरेक्ट आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका बाहर ना जाए। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो अनुच्छेद है 52, अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, या भारत का राष्ट्रपति होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में क्या है प्रावधान, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 53 में किया गया है। उसके बाद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा उसका प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। उसके बाद अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसका प्रावधान हमारा अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति कितने समय के लिए निर्वाचित होगा या कितने समय के लिए निर्वाचित किया जाएगा, इसका प्रावधान हमारा 56 में किया गया है अनुच्छेद। उसके बाद अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए पात्रताएं क्या चाहिए, उसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 57 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं मतलब क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो योग्यताओं का प्रावधान क्या है, इसमें किया गया है अनुच्छेद 58 में। योग्यताओं के बाद अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी, आप निर्वाचित होना चाहते हैं तो उसकी कुछ शर्तें भी होनी चाहिए, वो शर्तें क्या है, अनुच्छेद 59 में दे रखी है। उसके बाद जो हमारे और अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है CJI, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या जिन्हें हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 बहुत चर्चित है और इसमें महाभियोग का प्रावधान किया गया है। महाभियोग को हम अच्छे से अभी भी समझ चुके हैं और इससे पहले हम महाभियोग को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आप इस सीरीज को देखते रहिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 62 में दे रखा है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के पद की, तब क्या होता है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर अगर उपराष्ट्रपति होते तो वो करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में कौन करते हैं कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, वो करते हैं। अब कोई लोग ये भी पूछेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन करेगा, तो भैया कौन करेगा, 30 और न्यायाधीश भी होते हैं, 30 और न्यायाधीश होते हैं हमारे
सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहां पे और 30 न्यायाधीश होते हैं, फिर वो वरिष्ठतम क्रम में आते हैं। ठीक है, जो भी होता जाएगा वो काम करता जाएगा। ठीक है, जो वरिष्ठ होता जाएगा वो काम करता जाएगा। तो कहने का मतलब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये बस प्रावधान किया गया है। वैसे तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं मौजूद और वही काम करते हैं अगर राष्ट्रपति की रिक्ति होती है तब, या फिर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है या कुछ ऐसी कंडीशन होती है तब। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, वो क्षमा कर सकता है, चाहे कोई भी दंड मिला हो, चाहे सैनिक न्यायालय से हो, चाहे सिविल न्यायालय से हो, चाहे फौजदारी न्यायालय से हो, चाहे किसी भी न्यायालय से हो, कोई भी अगर आपको दंड मिला है तो उसको माफ कर सकता है, चाहे कोई भी दंड हो। उस दंड को कम भी कर सकता है राष्ट्रपति, उसकी प्रकृति भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उसे बिल्कुल माफ भी कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति को इस संबंध में असीमित अधिकार है कि वो कोई भी दंड आपने किया हो, वो कोई भी आपको दंड मिला हो, उसको माफ कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। ठीक, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका विस्तार या उसकी जो सीमाएं होंगी उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 73 में। तो आई होप आपको सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास हमारी इतनी ही है और ये पूरी हो जाती है। हमने जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है और राष्ट्रपति से संबंधित क्या, संविधान में जो भी वनडे एग्जाम्स या आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उसमें भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो शायद इससे बाहर आ जाए। आपको जो लक्ष्मीकांत की बुक है उससे भी रेफरेंस लेके पढ़ाया जा रहा है और भी एक दो बुक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे जो भी कंटेंट हो सकता है बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा और आपको अवश्य लाभ होने वाला है। ये सीरीज हमारी रोज शाम को 7 बजे आती है और जिन लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।